Hello students, greetings to all. Today we are going to take chapter 5 of history, crafts and industries. यानी जो ब्रिटिश पीरियड था उसके अंदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस तरीके की थी। यानी पहले दो चीज़ पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश जो है उनके आने से पहले हमारे यहाँ का क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ किस तरीके का था, क्या उनकी जो है इकोनॉमिकल स्टेट थी, और उसके बाद में क्या डिक्लाइनेशन आया है ब्रिटिश पीरियड के अंदर, और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई 20वीं सेंचुरी में उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन द प्री ब्रिटिश पीरियड, तो जो ब्रिटिश है उनके आने से पहले इंडिया जो है वो फाइन क्वालिटी कॉटन, सिल्क, प्रेशियस स्टोन्स और डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते थे इंडिया के अंदर। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। ये जो है काफ़ी इन गुड्स की जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी वेस्टर्न मार्केट्स में, क्योंकि क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी थी। ये जो है कई सारे जो रूलर्स थे उनकी मदद से, यानी जो रूलर्स जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते थे इनको, इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सारा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होता था रॉयल कारखानों में और वर्कशॉप्स में। जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो इनको खरीद के काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे इन इंडियन गुड्स को यूरोपियन मार्केट्स के अंदर सेल करके। यूरोपियन पावर जो थी जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, वो जो है आपस में लड़ाई करते थे जो ये लुरेटिव ट्रेड थी इसके ऊपर मोनोपोली करने के लिए, यानी अपना एकाधिकार करने के लिए इनके बीच में आपस में फाइट्स भी होती थी, कई सारे ट्रेड वॉर्स होते थे। तो जो सिचुएशन जो है वो चेंज होती है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है ब्रिटेन के अंदर। तो हम पढ़ेंगे अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें कई सारी वेरियस इंडस्ट्रीज़ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री मेड गुड्स का वो स्टार्ट हुआ था। टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। ब्रिटेन जो है अब उसको ऐसा मार्केट चाहिए था जहाँ की उसके जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, तो जो फंडामेंटल नेचर था ट्रेड का वो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में वो चेंज हो जाता है। यानी जो मेजर एक्सपोर्टर था इंडिया वो अब किस में टर्न हो जाता है, मेजर इंपोर्टर में। यानी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसकी वजह से पहले जो यूरोपियन मार्केट्स में इंडिया से जो है कोई भी चीज़ जो है इंपोर्ट की जाती थी और उसको सेल की जाती थी, वो सारी सिचुएशन चेंज होती है। अब क्या करते हैं कि यूरोपियन मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया। तो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड मार्केट। जो इन द वर्ल्ड मार्केट इंडियन टेक्सटाइल जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए जो है जानी जाती थी और साथ ही साथ फाइन क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। जो इंडियन टेक्सटाइल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर जावा, सुमात्रा, पेनांग, उसके अलावा सेंट्रल और वेस्ट एशिया, यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। लखनऊ, आगरा, बनारस, अहमदाबाद, मुल्तान, ढाका, सूरत, ये जो है मेजर सेंटर्स थे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के इंडिया के अंदर। ब्रिटेन जो है उसके अंदर कैलिको और मुस्लिन, ये जो दो टाइप की टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट थे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी 16 सेंचुरी से। जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो इंडियन टेक्सटाइल से ये सामान जो है यूरोपियन मार्केट्स में लेके जाते थे, और जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स जो हैं वो इंडियन टेक्सटाइल को लो प्राइस पर खरीदते थे और काफ़ी ह्यूज जो है प्रॉफिट कमाते थे यूरोपियन मार्केट्स में इनको सेल करके। लेकिन जो पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके बाद में जो है जो इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो डिमांड करती है कि भाई इंडिया जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर उसका जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर बैन कर दिया जाए, क्योंकि इससे उनको लॉस हो रहा था, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो सेल नहीं हो पा रहा था। तो वो डिमांड करती है कि भाई इंडिया से जो टेक्सटाइल आता है उसके ऊपर बैन कर दिया जाए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कैलिको एक्ट 1720 में पास करती है, जिसकी वजह से जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जींस उसको इंग्लैंड के अंदर बैन कर दिया जाता है। और जो फोकस जो है वो किस पे शिफ्ट कर देते हैं ये लोग, रॉ मटेरियल्स जो है वो इंपोर्ट करने से इंडिया से, और इंडिया के अंदर जो है मशीन मेड जो गुड्स है उसको एक्सपोर्ट करने पे। यानी अब इंडिया से जो है रॉ मटेरियल खरीदा जाता था और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको इंडियन मार्केट में बेचा जाता था। तो जो गुड्स आते थे इंग्लैंड से इनको जो है कस्टम ड्यूटीज से फ्री कर दिया गया, और कई सारे जो है प्रोटेक्टिव लॉज जो है वो इनके फेवर में किए गए, जिनकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। क्योंकि अब क्या था कि ब्रिटिश जो है वो सारा फेवर कर रहे थे यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, और जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनको जो है उतनी ज़्यादा मदद नहीं दी जा रही थी। इसकी वजह से वो जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर चली जाती हैं। जो चार्टर एक्ट 1813 का वो इंडियन मार्केट को नॉन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो मशीन मेड गुड्स है वो इंडियन मार्केट के अंदर एंटर होता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो इंडिया की जो वेल्थ है वो ड्रेन होती है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे हम, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी के थ्रू इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन करने का जो है किया। जो नेशनलिस्ट लीडर थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया कि जो इंडियन वेल्थ है उनको ब्रिटेन जो है वो
ड्रेंड ऑफ कर रहे हैं विदाउट एनी रिटर्न, यानी हमको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है और हमारे यहाँ की जो संपत्ति वो ये लोग अपने साथ में इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। वो बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश जो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ है उनकी वजह से जो इंडिया की वेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, और उसकी अंदर जो है उसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट यानी जो है घाटे में चली गई है या लगभग दिवालिया हो गई या बंद होने की स्थिति पे पहुंच गई है। तो जो थ्योरी है इकोनॉमिक ड्रेन की वो इंडिकेट करती है जो ब्रिटिश रूल का एक्सप्लोटिव कैरेक्टर है उसकी तरफ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द 20th सेंचुरी, यानी जो 20th सेंचुरी जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होती है। तो कई सारे जो एफर्ट्स होते हैं विजनरीज के, उनकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज है इसके अंदर थोड़ा सा रिवाइवल होता है जो सेकंड हाफ होता है 19th सेंचुरी का। ये मेनली तो इसमें दो टाइप की इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती है, एक होती है प्लांटेशन इंडस्ट्री और दूसरी मशीन बेस्ड इंडस्ट्री। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप सच एज टी कॉफ़ी और रबर जो है ये ग्रोन की जाती थी, इनको प्लांटेशन बोलते थे, यानी बागान लगाए जाते थे चाय की, कॉफ़ी की और रबर के, और उनके ऊपर जो है इनकी खेती की जाती थी क्योंकि ये कैश क्रॉप्स थे, हम जैसे पढ़ चुके हैं अलग चैप्टर्स में। तो इसकी जो है प्लांटेशन इंडस्ट्रीज होती थी ये, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है इन चीज़ों की कल्टीवेशन की जाती थी, एग्रीकल्चर। इन जो गुड्स की जो काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, जिनकी वजह से जो प्लांटेशन इंडस्ट्री उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था। मोस्ट ऑफ जो ये प्लांटेशन थे ये ऑन किए जाते थे ब्रिटिश लोगों के द्वारा, और जो लेबरर जो यहाँ पे वर्क करते थे वो जो है उनको काफ़ी शोषण का सामना करना पड़ता था। जो पीरियड था टी प्लांटेशन का उसी टाइम में बहुत सारे जो पार्ट है असम, बंगाल और साउथ इंडिया, ये मेनली जो जगह थी वहाँ पे टी प्लांटेशन की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुए थे। कई सारे कॉफ़ी प्लांटेशन जो है वो अलग अलग पार्ट जो इंडिया के वहाँ पे सेटअप हुए थे। तो ये जो है प्लांटेशन बेस्ड इंडस्ट्री थी एक तरीके से, जिसमें कॉफ़ी, रबर और चाय जो है वो मेनली कैश क्रॉप के रूप में कल्टीवेट किए जाते थे। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री थी वो थी मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो 19th सेंचुरी की बिगिनिंग थी उसके अंदर बॉम्बे, जिसको कि प्रेजेंट डे मुंबई बोलते हैं, वहाँ पे एक इम्पोर्टेड ट्रेडिंग सेंटर के रूप में जो है इस्टेब्लिश हो चुका था। जो फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो 1854 के अंदर बॉम्बे के अंदर इस्टेब्लिश होती है, और बाय 1900 के अराउंड लगभग 84 मिल्स जो हैं वो बॉम्बे के अंदर ऑपरेट करना स्टार्ट कर जाती है। मोस्ट ऑफ दिस मिल्स जो हैं वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा जो है ऑन की जाती है, जो है मनी कहाँ से चाइना के साथ में ट्रेड के थ्रू अर्न करते हैं। 1861 के अंदर एक कॉटन मिल जो है वो अहमदाबाद के अंदर, और 1862 के अंदर कानपुर के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है। ये जो कॉटन मिल्स हैं इनकी इनकी वजह से जो है काफ़ी ह्यूज डिमांड जो है जॉब्स की वो क्रिएट होती है, और जो लोग जो हैं वो गाँवों से सीधा शहरों के अंदर आ जाते हैं। एक फ्लड आ जाती है गाँव से शहर की तरफ जाने की लोगों की इन मिल्स में वर्क करने के लिए। जो इनिशियल ईयर है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उसको कई सारे चैलेंज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है उनके अंदर जो इन्फेंट इंडस्ट्री है उनको गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इन्फेंट इंडस्ट्री यानी कोई इंडस्ट्री नई नई शुरू होती है, अभी ज़्यादा अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इनको जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी इनको जो है काफ़ी हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो इम्पोज कर दी गई थी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर उसने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडियन इंडस्ट्री को जो है प्रोटेक्ट करने से। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फेज़ था ग्रोथ के अंदर इंडियन इंडस्ट्री का वो आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1918 के बीच में। जबकि जो इम्पोर्ट है ब्रिटेन में वो डिक्लाइन हो जाता है, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको इनकरेज करना पड़ता है इंडियन इंडस्ट्री को मटेरियल्स जो है प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो नीड है वॉर की वो पूरी कर सके वो लोग। तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट में तो मना कर देती है इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने से, क्योंकि उनके यहाँ जो ब्रिटिश जो या यूरोपियन जो फैक्ट्रीज होती हैं वो उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर में सिचुएशन चेंज होती है, ज़्यादा डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की, तब जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है, इनकरेज करती है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। तो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो रिमार्केबल प्रोग्रेस है वो आती है फील्ड ऑफ मेटलर्जी के अंदर, यानी जो मेटल्स जो हैं इसकी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी रिमार्केबल प्रोड्यूस जो है प्रोग्रेस आती है। जो एक्सीलेंट क्वालिटी की जो सोड होती है टिप्पू सुल्तान की, वो जो ब्रिलियंट क्राफ्टमैनशिप है इंडियन क्राफ्टमैन की, उसकी जो है टेस्टमनी देती है, यानी उसका जीता जागता उदाहरण है टिप्पू सुल्तान की जो सोड है वो उस द हार्ड और शार्प एज जो है सोड के, वो एक आर्म जो मेटल आर्मर है उसको भी दो भागों में काट सकती थी, इतना अच्छा जो है उसका क्वालिटी था। जो हाई कार्बन स्टील था जिसको कि वूस बोलते हैं वो साउथ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता था इस तरीके की सोर्स को बनाने में। तो ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इसकी वजह से एक चीज़ क्या होती है, डिक्लाइन आयरन स्मेल्टिंग। आयरन स्मेल्टिंग जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन चीज़ थी 19th सेंचुरी के एंड तक,
मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स थी बिहार और सेंट्रल इंडिया की, उसके अंदर कई सारे स्मेल्टर्स थे जो लोकल डिपॉजिट्स को जो थे आयरन ओर्स के, उनकी मदद से यूटेंसिल और टूल्स जो हैं डेली यूज़ के वो प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन करती है फॉरेस्ट लॉस का, उसकी वजह से ये लोग जो है इनका बिजनेस काफ़ी अफेक्ट होता है, क्योंकि आयरन स्मेल्टर जो है वो अब जंगल से लकड़ी नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि वो लोग यूज़ करते थे चारकोल यानी कोयले के अंदर कन्वर्ट करने में, अपनी फर्नेसेस यानी भट्टियों को जलाए रखने के लिए। और साथ ही साथ में वो जंगल से जो है ओर्स जो है यानी जो अयस्क जो है आयरन का, वो भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं इस फॉरेस्ट लॉ के इम्प्लीमेशन के बाद में। तो इसकी वजह से जो है आयरन स्मेल्टिंग जो है उसमें थोड़ा डिक्लाइन आता है। कुछ जो एरियाज होते हैं आयरन स्मेल्टर्स के, उनको जो है परमिट किया जाता है वुड और आयरन ओर्स को कलेक्ट करने का, लेकिन हैवी ड्यूटी जो है वो फर्निश के ऊपर लगाने की वजह से ये जो है डिस्करेज हो जाती है। यानी सरकार एक तरफ तो कहती है भाई आप जंगल से लकड़ी और आयरन और दोनों कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो है हैवी टैक्स देना पड़ेगा फर्नेसेस के ऊपर। तो इस वजह से जो है उनको जो है डिस्करेजमेंट हो जाता है, और उनकी वजह से जो उनका इनकम जो है उसका कई सारा लार्ज एक्सटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जो मिडिल एंड 19th सेंचुरी का, उसके अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसने आयरन जो है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट, आयरन और स्टील जो है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो आयरन स्मिथ्स थे वो इम्पोर्टेड आयरन जो है उसको यूज़ करते थे मटेरियल्स जो है डेली यूज़ के उनको बनाने में। और जो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग थी उसके अंदर आयरन स्मिथ्स को जो है कई सारे नए चैलेंजेस जो है वो कंपटीशन के रूप में देखने पड़े, जो कि आ रहे थे उनको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के इंडिया में इस्टेब्लिश होने में। तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो 1907 के अंदर सेटअप की गई थी। सुवर्ण रेखा जो रिवर है उसकी बैंक्स यानी उसके किनारे एक जगह थी साक्षी, जहाँ पे जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया जमशेदपुर में। जो फैक्ट्री जो है इसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1912 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको कि टिस्को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड आती थी, जिसके अंदर इंडियन रेलवेज को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ में वॉर मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता था। 1990 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन का लगभग 90% प्रोडक्शन जो है उसको खरीद लेती है। जो इंडस्ट्रियल क्लास है इंडिया के अंदर वो काफ़ी प्रोमिनेंट बन जाता है 19 to 20 सेंचुरी के बाद में, और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप होती है। तो हमने देखा कि भाई जो प्री ब्रिटिश ईरा जो होता है उसमें जो है इंडियन क्राफ्ट्समैन अपनी फाइन क्वालिटी उसके लिए जाने जाते हैं। बाद में ब्रिटिश जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो है डिक्लिनेशन होता है इंडियन टेक्सटाइल्स के अंदर। केस स्टडी, केस स्टडी में हम देखेंगे टेक्सटाइल्स। जो इंडियन वीवर्स जो थे वो अपनी स्किल और क्वालिटी जो थी वर्क में उसके लिए जाने जाते थे। ये लोग जो हैं स्पिनिंग व्हील और लूम को जो है यूज़ करते थे क्लॉथ को वीव करने में। वीवर जो हैं वो क्लोज नीट कम्युनिटीज़ के अंदर रहते थे। कई सारे विलेजेस जो हैं वहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर में वीवर जो हैं वो रहते थे। जो विलेजेस जो हैं वो रेगुलरली विजिट किए जाते थे मर्चेंट्स के द्वारा, जो कि यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट को खरीदते थे और आगे जो है बेचते थे। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जैसे इंडिगो, मदर, टर्मरिक, वो जो है यूज़ किए जाते थे क्लॉथ को डाई करने के लिए। प्रायर जो ब्रिटिश रूल था उसके अंदर वीवर जो है उन्होंने काफ़ी इमेंसली कंट्रीब्यूट किया था जो प्री कॉलोनियल इकोनॉमी है उसके अंदर। जो इंडियन वीवर जो थे वो हाईली स्किल्ड और स्पेशलाइज थे अपने क्राफ्ट्स के अंदर। तो उन्होंने जो है काफ़ी स्टिफ कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड किया था यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो फ्रूटफुल हुआ था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए, और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी ग्रेट लॉस जो है उसका सामना करना पड़ा। एक बार जो ब्रिटिश है उन्होंने अपने आप को कॉलोनियल पावर के रूप में इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद में उन्होंने जो इंडियन मार्केट उसको मोनोपलाइज कर लिया। साइमल्टेनियसली उन्होंने जो है वीडिंग आउट भी करना स्टार्ट किया जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनी थी जैसे फ्रेंच, पोर्टुगीज़ उनको। तो इसकी वजह से क्या था कि इसमें मैंने क्या हुआ कि इंडियन जो क्राफ्ट्समैन थे, अब ब्रिटेन जो है वो अपने यहाँ का फाइनल गुड्स बेचता था, इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदता ही नहीं था। और साथ ही साथ में जो दूसरे जो ट्रेडर्स थे जैसे फ्रेंच और पोर्तुगीज़, डच, उनको भी इंडिया से बाहर भगा के जो दूसरे जो रास्ते थे इंडियन वीवर्स के लिए या इंडियन मर्चेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, वो भी बंद कर दिए ब्रिटिश ने। द ब्रिटिश रूल और रेगुलेशन जो थे उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो वीवर जो हैं वो मेजर विक्टिम थे इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने की वजह से। जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इंडिया की वो कम्प्लीटली रूइन हो गई। जो इंट्रिकेट डिज़ाइन और पैटर्न जो कि क्लोथ्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन ब्रिटिश फैक्ट्री, वो जो है वो भी नहीं बनाए जा सक रहे थे। जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी
वो कोर्सर क्लॉथ को भी प्रोड्यूस नहीं कर सक रही थी। तो जो सोलापुर है वेस्टर्न इंडिया में और मदुरई जो है साउथ इंडिया में, वो नए सेंटर्स के रूप में इमर्ज हुए थे हैंडलूम इंडस्ट्री में। यानी कुछ जो है कपड़े ऐसे थे जिनको कि मशीनें नहीं बना सक रही थी, वो काफ़ी फाइन क्वालिटी के थे, तो उनके लिए जो है मदुरई और साउथ इंडिया के अंदर जो है कुछ जगहों पे सोलापुर जो वेस्टर्न इंडिया में है नए सेंटर्स के रूप में डेवलप हुई। मोस्ट जो इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट्समैन थे उनको जो है अबेंडन करना पड़ा अपने लाइवलीहुड को और दोबारा जो है एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा और एग्रीकल्चर लेबरर्स के रूप में वर्क करना पड़ा। यानी जो इंक्रीज प्रेशर था लैंड के ऊपर, वो जो है बाद में किसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, गरीबी में, देशी गरीबी को बढ़ाने में। कुछ वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जो है वो काम करने के लिए जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर जो प्लांटेशन होते हैं वहाँ चले जाते हैं। कई जो फ्लोरिशिंग इंडियन सिटीज़ थी वो एक बार फिर से जो है टेक्सटाइल डिक्लिनेशन की वजह से समाप्ति हो जाती है और इसको बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए आप कि भाई पहले तो फैक्ट्री लगने की वजह से मजदूर जो है वो शहर आते हैं गांव से, और जब यहाँ के जो वीवर्स की जो है वो लोग जो हैं एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं, वीवर्स और वीवर्स हो गया या दूसरे जो कोई भी अगर बिजनेस में लगा हुआ आदमी, वो पहले एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी ऑक्यूपेशन की तरफ जाता है। जब उसका जो ऑक्यूपेशन है उसको र्यून कर दिया जाता है ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, तो उसको फिर से एग्रीकल्चर की तरफ लौटना पड़ता है। इसको बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन। जो ब्रिटिश है वो ये चाहते थे कि भाई इंडिया जो है वो एक सप्लायर बन जाए रॉ मटेरियल का उनकी फैक्ट्रीज को फीड करने के लिए, और साथ ही साथ में उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, उस गुड्स प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के लिए एक रेडी मार्केट बन जाए। तो इसी का रिजल्ट था जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनको रूल करना और जो फ्यूनेस इकोनॉमी थी उसको स्टैम्बल्स करना। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।